नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो मेरे मित्रों, आप सारे लोगों ने प्रीलिम्स की आंसर की लगा ही ली होगी। सबको पता लग गया होगा कि भाई कौन प्रीलिम्स मेंस दे रहा है, कौन नहीं दे पा रहा है। दोस्तों, जितने जितने भी अभ्यर्थी हैं जिनके 85, 80, 85 से ऊपर नंबर है, वो सारे के सारे आप मेंस की तैयारी करो। भले ही आप का रिजल्ट कुछ भी बोले, लेकिन आप सारे लोग इस बार नहीं तो अगली बार क्वालिफाई हो ही जाओगे, या तो इसी बार हो जाओगे ईश्वर चाहे तो। अगर नहीं हुआ तो आप अगली बार हो जाओगे। और मैं तो कह रहा हूँ जिनके 75 अंक भी हैं वो भी तैयारी करो। ज़रूरी नहीं है आप हर बार एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाकर ही एग्ज़ाम दें, कभी कभी एग्जामिनेशन हॉल के बाहर भी बैठ के एग्ज़ाम दें, जिससे कि भविष्य में जब भी आपको अवसर मिलेगा एग्जामिनेशन हॉल में जाने का, तो आप वहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएँ और उसके प्रेशर से बचे रहें मेरे मित्रों। तो दोस्तों, मैं सीधी आऊँगा पॉइंट पे कि आज का वीडियो मैं लेकर क्यों आया हूँ, क्योंकि वीडियो देखो लंबा करूँगा तो आप लोग परेशान हो जाओगे। ठीक है, देखो दोस्तों, मेरा जो आज का वीडियो है, आप पिकनिक सिकनिक बना के लौट के आ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ मैं। तो मार्केट में एक बात बड़ी गर्म चल रही है, सर कोचिंग जाएं कि नहीं जाएं, और अगर कोचिंग नहीं जाएं तो फिर कहाँ जाएं, क्या करें सर। बड़ी समस्या है लोगों के साथ में। बच्चे हैं, नहीं समझ पाते हैं चीज़ों को, और जब तक चीज़ें समझ में आती हैं उम्र निकल जाती है। पर आप चिंता मत करो, आपको बिल्कुल ऑथेंटिक जवाब मिलेगा। देखो दोस्तों, पहली बात तो ये है कि कोई भी एक जवाब सारे अभ्यर्थियों पर, कोई भी एक सलाह सारे अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि हर प्रत्येक एग्जामिनेशन के अंदर अलग अलग तरह के अभ्यर्थी बैठते हैं। जैसे कि मैं उदाहरण दे के समझाता हूँ आप लोगों को कि अभी जो अपना आरएएस का प्रीलिम्स हुआ है, उसमें जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने वाले लोग हैं, क्वालिफाई करने वाले का मतलब ये है मित्रों कि जो लगभग एकदम पास में हैं और वो क्वालिफाई करने वाले हैं। अभी रिजल्ट तो नहीं आया, लेकिन रिजल्ट आने से पहले आंसर की आ गई है, जिसके आधार पर आपको पता लग गया होगा कि आप क्वालिफाई करने वाले हैं या नहीं। तो दोस्तों, एग्जामिनेशन में बैठने वाले 3 तरह के अभ्यर्थी थे। पहले अभ्यर्थी वो थे जिन्होंने कहीं ना कहीं से जुगाड़ जुगूड़ के, बहुत कम समय था उनके पास, और जुगाड़ जुगूड़ के उन्होंने प्रीलिम्स के बराबर का इंतज़ाम कर लिया कि इतना ये प्रीलिम्स में आता है, और सारी सब्जेक्ट उन्होंने प्रीलिम्स के हिसाब से उसी अकॉर्डिंग पढ़ी, और केवल उनका प्रीलिम्स तैयार था। उन्होंने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम दे दिया। अभी क्वालिफाई होंगे या नहीं होंगे वो बाद की बात है, पीछे की बात है। दूसरे तरह के वो अभ्यर्थी हैं दोस्तों जिन्होंने जो 5 सब्जेक्ट होती हैं आपकी आरपीएससी का पंच महाभूत, जो वो बोलते हैं अपन, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और साइंस एंड टेक, जनरल साइंस, और एक आता है इकोनॉमिक्स। तो ये 5 सब्जेक्ट को उन्होंने प्रीलिम्स और मेंस दोनों के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से तैयार किया, और बहुत अच्छे से उनका तैयार है। उनको उनके क्या सोर्स हैं उनको ये भी पता है, उनके सोर्सेज के अकॉर्डिंग नोट्स वगैरह हैं, प्रीलिम्स मेंस के हिसाब से वो एकदम से तैयार हैं। और दोस्तों, तीसरे तरह के अभ्यर्थी वो हैं जिनके इन पंच महाभूत सब्जेक्टों के अलावा भी कुछ तैयार है, जैसे हिंदी तैयार है उनका, या फिर इंग्लिश तैयार है उनका। तो दोस्तों, इन 3 तरह के अभ्यर्थियों ने एग्जामिनेशन दिया। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि इनमें से किस विद्यार्थी को कोचिंग करनी चाहिए और किस विद्यार्थी को सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, और सेल्फ स्टडी किस प्रकार आगे लेकर जानी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो दोस्तों, जो पहले प्रकार के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने कैसे करके जुगाड़ जुगूड़ से जोड़ तोड़ करके अपने प्रीलिम्स का स्टडी मटेरियल तैयार कर लिया, उसको रट्टा मारा और एग्ज़ाम दे के आए, और अब क्वालिफाई भी हो जाएंगे या नहीं भी होंगे, उसके लेवल पहुंच जाएंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि उनकी जो तैयारी है वो प्रीलिम्स के ही अकॉर्डिंग थी, केवल उनको मेंस से उस समय तक कोई मतलब नहीं था। तो दोस्तों, इस तरह के अभ्यर्थियों को कोचिंग जरूर जाना चाहिए। कोचिंग जाने में कोई हर्ज नहीं है, यदि वो अफोर्ड कर सकते हैं तो कोचिंग जरूर जाएं। कोचिंग जाने में कोई दिक्कत, कोई समस्या की बात नहीं है। देखो मेरे मित्रों, यदि इस तरह के विद्यार्थी कोचिंग में जाते हैं तो उनको क्या होगा, एक पैटर्न की पता लगेगी, सारी चीज़ों की एक गाइडेंस मिलेगा उनको प्रॉपर, क्योंकि अभी उनके पास उस तरह का गाइडेंस नहीं है। और जैसे तैसे करके यदि उनका प्रीलिम्स पास हो भी गया तो मेंस में उनको बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। मेंस पास अक्सर नहीं होगा। कुछ बच्चों की मैं कह नहीं रहा जो अपवाद स्वरूप होते हैं, लेकिन मैक्सिमम 90-99% विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनका मेंस पास नहीं होगा, यदि वो इस तरह से प्रीलिम्स की तैयारी उन्होंने की है तो। अब दोस्तों, दूसरे तरह के विद्यार्थियों पे बात करते हैं अपन, जिनके पंच महाभूत हैं वो प्रीलिम्स और मेंस के अकॉर्डिंग एकदम से तैयार हैं। और तीसरे तरह के अभ्यर्थी जिनके पंच महाभूतों के साथ साथ पंच महा सब्जेक्टों के साथ साथ उनकी कोई हिंदी या इंग्लिश भी बहुत अच्छी तरह से तैयार है। ठीक है, तो ये दोनों तरह के अभ्यर्थी अपने घर बैठें, तसल्ली से बैठें, अपने रूम पर बैठें, उसका अंदर से लॉक लगाएं
और डेली 12 घंटे कुर्सी तोड़ें। यही उनकी सफलता का राज है। ठीक है दोस्तों, वो कोचिंग के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़े, क्योंकि कोचिंग वाले क्या करेंगे दोस्तों, आपके 8-10 घंटे 7-8 घंटे कोचिंग के अंदर टाइम ले लेंगे। अब वो समय नहीं है जब आप प्रीलिम्स की पहले ढंग से तैयारी करते थे, फिर 1 महीने छुट्टी पे चले जाते थे, फिर उसके बाद आते थे, फिर मेंस की परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग ज्वाइन कर लेते थे। 6-6 महीने 8-8 महीने कोचिंग पढ़ा रही है, उसके बाद मेंस होता है। अब ऐसा नहीं है, और ना ही अब भविष्य में कभी ऐसा होगा कि आपको प्रीलिम्स और मेंस के बीच में इतना लंबा समय मिले। अब आरपीएससी जो है वो इस तरह के कैंडिडेट को खोज रही है जो वर्तमान परिस्थितियों में प्रेशर को हैंडल कर सकें, कम समय में ज़्यादा चीज़ों को वो अपने अंदर समाहित कर सकें। और इस तरह के अभ्यर्थी उसको तभी मिलेंगे जब वो इस तरह की चीज़ों को अपने एग्जामिनेशन के प्रोसीजर के अंदर डालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको यहाँ तक ये पता लग गया दोस्तों कि किस तरह के अभ्यर्थी को कोचिंग करने जाना है और किस तरह के अभ्यर्थी को कोचिंग के अंदर नहीं जाना है। ये मेरा मानना है, ये मेरा मत है। आपका मत कुछ भी हो सकता है, तो आप अपने मत के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। अब दोस्तों यदि वो विद्यार्थी जो कोचिंग नहीं जा रहे हैं वो आगे अपनी तैयारी को कैसे लेके जाएं जिससे कि उनको भविष्य में ऐसा भी ना लगे कि सर जो पढ़ा था वो भूल गए, ठीक है, और उनकी तैयारी भी अच्छे से जाए। तो देखो दोस्तों, मैं अब मान के चलता हूँ कि जिन बच्चों का प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा वो कम से कम 12 घंटे तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। इतना तो निकालना भी चाहिए यार, इससे कम तो यार फिर कोई मतलब नहीं है। फिर आप अगर ईश्वर की मैया सरस्वती की साक्षात कृपा है फिर ही आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो इतने तो आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपने इन टाइम स्लॉट को, मैं 12 घंटे का एक टारगेट लेके चलता हूँ, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करें। एक पार्ट को 4-4 घंटे के 3 पार्ट होंगे, ठीक है। एक पार्ट इनमें से रिवीजन के लिए जाएगा जो आपने पहले पढ़ रखा है। आपने पंचमहाभूत सब्जेक्ट को डिले ज़्यादा मत करना, क्योंकि यदि आप इसको 1 महीने 1.5 महीने नहीं पढ़ोगे, यदि आप इन 4-5 सब्जेक्ट को ज़्यादा डिले करोगे और बीच में मान लो आपने 1 महीने तक दूसरी सब्जेक्ट जो आपने नहीं पढ़ पाई हैं, जिनको आप छोटी सब्जेक्ट बोलते हो, लेकिन वो छोटी नहीं है, उनका वेटेज भी बराबर है, जैसे बिहेवियर वगैरह है, एथिक्स है, पवेड है, ये चीज़ आपने यदि नहीं पढ़ी है और नहीं पढ़ोगे तो आप इन चीज़ों को पढ़ते रहोगे 1 महीने तक, तो जिन सब्जेक्ट को आपने अभी तक तैयार किया है वो धुंधली पढ़ने लग जाएंगी। और जब फिर आप इन पे आओगे, फिर 1 महीने इनको टाइम दोगे, तो जो दूसरी वाली सब्जेक्ट हैं, पवेड वगैरह, एथिक्स वगैरह, वो धुंधली पढ़ने लग जाएंगी। तो एंड ऑफ द डे आपको फिर ऐसा लगेगा जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे कि सर हम तो सब कुछ भूल गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप एक स्लॉट के अंदर उन चीज़ों को पढ़ते रहना जो आपको ऑलरेडी आत्मसात हैं, ऑलरेडी याद हैं। सुबह का 4 घंटे का समय इस चीज़ को देना, फिर नेक्स्ट 4 घंटे का समय आपको हिंदी और इंग्लिश पर देना है। पहले हिंदी को, फिर इंग्लिश को, फिर इसी क्रम में रिवीजन करते चलना। पहले हिंदी पढ़ ली, फिर इंग्लिश पढ़ ली, फिर हिंदी को पढ़ लेना, फिर इंग्लिश को, फिर हिंदी को, इंग्लिश को। तो इस तरह से जैसे जब तक आपका एग्ज़ाम आएगा तब से 4 से 5 रीडिंग आपकी बहुत अच्छे से हो जाएंगी और आपको चीज़ें याद रहेंगी। और अगले में आप जो है लास्ट वाले स्लॉट में सबसे पहले तैयार करना पवेड को, फिर तैयार करनी है आपको एथिक्स। क्या करनी है? पवेड और एथिक्स। और इन चीज़ों को तैयार करने के क्रम में मेरे मित्रों आपके सामने हमेशा पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर है वो आपके सामने होना चाहिए, आपकी टेबल पर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद आपको जो भी सब्जेक्ट लेनी है, व्यवहार लेना है, IR लेनी है, ऑडिटिंग और अकाउंटिंग लेनी है, खेल लेना है, विधि लेना है, जिस तरह से आपको ये सब्जेक्ट तैयार करनी है उस तरह से करते रहना। तो मेरे मित्रों इससे क्या होगा, देखो आपकी जो 5 सब्जेक्ट ऑलरेडी तैयार हैं उनको आप भूलोगे नहीं, क्योंकि बेटा एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम तब आती है जब आप पढ़ी हुई चीज़ों को भूल जाते हो। आपने कोई चीज़ नहीं पढ़ी है, वो आपसे नहीं आ रही है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर आपने दूसरी कोई चीज़ पढ़ रखी होगी। लेकिन जब आप पढ़ी हुई चीज़ों को भूलने लगते हो, पढ़ी हुई चीज़ें आपसे रह जाती हैं, तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो सबसे पहले तो आपको पढ़ी हुई चीज़ों को मित्रों नहीं भूलना है, इसीलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो 3 स्लॉट, पहले में जो पहले पढ़ रखा है उसको बार बार रिवीजन, दूसरे वाले में हिंदी और इंग्लिश को, और तीसरे वाले में बाकी जो सब्जेक्ट बचती हैं उनको इस तरह से आपको तैयार करना है और इसी तरह से आपको लेकर जाना है। तो एंड ऑफ द डे अगर आपकी कोई भी सब्जेक्ट रह भी जाएगी तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 800 में से जो आपका 800 अंक का होता है, 200 200 200 200, उसमें से आप हिंदी इंग्लिश बहुत अच्छे से कर लोगे। 300 अंक की आपके 5 पंच महाभूत हैं, वो 300 अंक आपको एज इट इज़ रिटर्न देते हैं मेंस के अंदर, लगभग 300 देते हैं, वो आपके बहुत अच्छे से क्लियर रहेंगे। और
अगर जो छोटी वाली सब्जेक्ट जिनको आप बोलते हो उनमें से कोई सब्जेक्ट बाय द वे रह भी जाएगी तो दिक्कत नहीं आएगी, और आप 800 में से 700 750 अंक का आपका जो पोर्शन होगा उस पर आपकी अच्छे से पकड़ हो जाएगी। तो दोस्तों इसके साथ साथ उत्तर लेखन की लगातार अभ्यास करते रहें, क्योंकि पेपर की लेंथ इतनी ज़्यादा होती है कि पेपर को पूरा करना बड़ा टास्क होता है। जो बच्चे पूरा कर देते हैं पेपर को, पूरा लिख देते हैं पेपर को, अक्सर उनको बहुत अच्छे अंक मिलते हैं। और ऐसा ज़रूर होता है, क्योंकि मेंस के अंदर नेगेटिव का कोई मतलब होता नहीं है। तो आप जितना ज़्यादा लिखोगे, जितने ज़्यादा का मतलब ये नहीं है कि आप 100 शब्दों की जगह 200 शब्द में लिख रहे हो। ज़्यादा का मतलब है जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप कवर करोगे उतना आप लोगों को लास्ट में फ़ायदा मिलेगा। तो मेरे दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेंस से संबंधित आपको कुछ समस्याएं जो आ रही होंगी, कुछ जहन के अंदर जो सवाल चल रहे होंगे, उनमें से कुछ का मैं जवाब दे पाया हूँगा दोस्तों। तो मेरे मित्रों इसी तरह से मैं आपकी समस्याएं और उनके छोटे छोटे समाधान आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। अब मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।